हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज शुरू करते हैं हम हॉर्टिकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हॉर्टिकल्चर के भी फ्रूट साइंस पोमोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक हल्की इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक अच्छे स्टडी मटेरियल की आपको तलाश है, तो आप आज ही ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से अपना स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। आप किसी इंडिविजुअल बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं और आप कंप्लीट एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना पैकेज भी ऑर्डर कर सकते हैं। डेमो चाहते हैं तो आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप के अंदर डेमो सेक्शन बना हुआ है, फ्री नोट्स करके वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की शानदार क्विज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने दिया गया है, साथ साथ आपको भी आंसर करना है। शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर पूरे विश्व में आम का सबसे मीठा वेराइटी कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको भी आंसर करना है। साथ ही साथ ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आपके पास चौसा, दूसरा ऑप्शन है अल्फांजो, तीसरा है केसर, डी है काराबाओ और ई ऑप्शन यहां पर मेंशन किया गया है जिसका नाम मेंशन किया गया है मूलगोपा। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि जो स्वीटेस्ट वैरायटी है मैंगो का ये कौन सा है, चौसा है। तो आप गलत सोच रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो मैंगो का स्वीटेस्ट वैरायटी है वो कौन सा है। तो बता दें कि पूरे वर्ल्ड में जो मैंगो का स्वीटेस्ट वैरायटी है ये कौन सा है, काराबाओ है, जो कि फिलीपींस का कमर्शियल मैंगो है। फिलीपींस जो कंट्री है साउथ ईस्ट के अंदर है ना, फिलीपींस जो कंट्री है यहाँ पर जो कमर्शियल वैरायटी है मैंगो का ये कौन सा है, काराबाओ है। और काराबाओ को मनीला मैंगो के नाम से भी जाना जाता है, मनीला मैंगो के नाम से भी जाना जाता है। और स्वीटेस्ट वैरायटी इन द वर्ल्ड ऑफ मैंगो कौन सी है, काराबाओ और वी कैन से मनीला मैंगो है, जो कि कमर्शियल वैरायटी कहाँ का है, फिलीपींस का है। अगर इस तरह से पूछा जाता है कि स्वीटेस्ट वैरायटी कौन सा है, अगर ऑप्शन में आपके पास काराबाओ नहीं है तो आप चौसा पर जा सकते हैं। अगर वर्ल्ड के सिनेरियो में पूछा जा रहा है तो आप काराबाओ ही ऑप्शन करेंगे। सभी ऑप्शन दिए हुए हैं यही सेम के सेम, लेकिन इंडिया के सिनेरियो में पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, चौसा सही करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट होने वाला है। काराबाओ और मनीला जो मैंगो है ये पूरे वर्ल्ड में मैंगो का सबसे स्वीटेस्ट वेराइटी है, जो कि फिलीपींस के अंदर कमर्शियली लगाया जाता है। अनदर जो वेराइटीज यहाँ पर मेंशन की है उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो वेराइटी हमने मेंशन किया है दैट इज चौसा। चौसा जो वेराइटी है नॉर्थ इंडिया का एक पॉपुलर वेराइटी है, ठीक है। और ये एक क्या है, मैच्योरिटी के बेसिस पर ये एक लेट वेराइटी है। नॉर्थ इंडिया का पॉपुलर वेराइटी है, साथ ही साथ लेट मैच्योरिंग वेराइटी है। इसके अलावा इंडिया के अंदर सबसे स्वीटेस्ट वेराइटी जो है, आम का सबसे मीठा जो किस्म है इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये कौन सा है, चौसा है। फाइबरस होता है मैंगो, इसका जो पल्प होता है ये कैसा होता है, फाइबरस होता है। इसके अलावा बहुत ही रेयर बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है कि चौसा जो वेराइटी है ये मैंगो माल फॉर्मेशन के लिए क्या देखने को मिलती है, ससेप्टिबल देखने को मिलती है। मैंगो माल फॉर्मेशन के लिए चौसा जो वेराइटी है ये क्या होती है, ससेप्टिबल होती है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी होंगे, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट वेराइटी हमने यहां पर मेंशन की है अल्फांजो। अल्फांजो जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैंगो का एक सबसे सुपीरियर वेराइटी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस वेराइटी का सबसे ज्यादा केनिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, और सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाने वाला मैंगो का वेराइटी है ये कौन सा है, अल्फांजो है। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ मैंगो इन इंडिया हम इसे बोल सकते हैं। ये आम का सबसे प्रसिद्ध जो किस्म है भारत के अंदर वो कौन सा है, अल्फांजो ही है। इसके अलावा पर्टिकुलरली बात करें तो महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी एरिया है, महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी एरिया है यहाँ पर इसे मेनली कल्टीवेट किया जाता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला मैंगो, सबसे ज़्यादा कैंड मैंगो, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग की जाती है वो अल्फांजो मैंगो की ही करते हैं। इसके अलावा अल्फांजो जो मैंगो है ये एक डिसऑर्डर के लिए ससेप्टिबल होता है, इसका नाम क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू। तो ये स्पॉन्जी टिश्यू के लिए सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बात कर ही ली है, एक्सपोर्ट के लिए सबसे बढ़िया है, और केनिंग वेराइटी भी है ये, यानी केनिंग भी सबसे ज़्यादा की जाती है। और इंडिया के अंदर इसे क्या बोला जाता है, किंग ऑफ मैंगो बोला जाता है।
इसे क्या बोला जाता है, किंग ऑफ मैंगो बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, अल्फांजो को किंग ऑफ मैंगो कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वैरायटी यहां पर है केसर। केसर जो वैरायटी है ये एक एरोमेटिक वैरायटी है, यानी इसके अंदर एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं ये अच्छे खासे होते हैं। तो ये एक एरोमेटिक वैरायटी है, सुगंधित किस्म है। और ये जो वैरायटी है इंडिया के गुजरात स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा लगाई जाती है। तो गुजरात का कमर्शियल जो मैंगो है ये कौन सा है, केसर वैरायटी है। तो इसके अंदर एरोमा आ रही है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो इसकी अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे तो बना हुआ जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है उसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। उस वैल्यू का नाम क्या है, एरोमा। यानी जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर एक एरोमा, एक एडवांटेजेस के रूप में एक वैल्यू एडिशन हो गया। तो ये वैरायटी जो है प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल होती है, जो कि गुजरात की क्या है, कमर्शियल वैरायटी है। अलग अलग रीजन्स में यहां पर इसे लगाया जाता है, मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वैरायटी है मूलगोबा। नेक्स्ट वैरायटी कौन सी है, मूलगोबा। मूलगोबा जो वैरायटी है पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर साउथ इंडिया का जो रीजन है वहां पर लगाया जाता है। और साउथ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया का स्टेट मेनली तमिलनाडु के अंदर इसे लगाया जाता है। तो तमिलनाडु का जो कमर्शियल मैंगो का वैरायटी है दैट इज मूलगोबा। और मूलगोबा वाले क्या बोलते हैं कि तमिलनाडु वाले क्या बोलते हैं कि जो साउथ इंडिया का अल्फांजो है वो कौन सा है, मूलगोबा है। भी आप जो हम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी कौन सी बता रहे हैं, अल्फांजो को बता रहे हैं। अल्फांजो एक पैरामीटर समझ लीजिए। तो साउथ इंडिया वाले क्या बोल रहे हैं कि हमें आपके अल्फांजो की जरूरत नहीं है, हमारा खुद का अल्फांजो है जिसका नाम क्या है, मूलगोबा है। और ये कहाँ की कमर्शियल वैरायटी है, तो ये कर्नाटका की कमर्शियल वैरायटी है। इसे अल्फांजो ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और वैरायटी है बादामी। एक और वैरायटी है बादामी। इसे क्या बोला जाता है, कर्नाटकाज ओन अल्फांजो बोला जाता है। कर्नाटकाज ओन अल्फांजो, यानी कर्नाटका वालों का खुद का अल्फांजो कौन सा है, बादामी वैरायटी है। ठीक है, तो कर्नाटकाज ओन अल्फांजो कौन सी वैरायटी को बोला जाता है, बादामी को बोला जाता है। और अल्फांजो ऑफ साउथ इंडिया किसे बोला जाता है, तो अल्फांजो ऑफ साउथ इंडिया मूलगोबा को बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भी आपको बताई है। इसके अलावा है काराबाओ, या इसे मनीला मैंगो के नाम से भी जाना जाता है। स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड है और ये फिलीपींस के अंदर सबसे ज्यादा लगाया जाता है। ठीक है, स्वीटेस्ट वैरायटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या था, काराबाओ या मनीला था। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर कुछ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो है उनको मेंशन किया गया है और उनको ऑथर किसने किया है उनका यहां पर नाम मेंशन किया गया है। तो यहां पर कुछ पर्टिकुलर फेमस बुक्स हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर, जैसे कि बुक्स है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हमें एनलिस्ट करना है ना, मैच करना है कि किसके द्वारा ये ऑथर की गई है। तो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स में से एक, जो हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स कभी कभार लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेते हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर जो बुक है ये किसने ऑथर की है, जितेंद्र सिंह ने की है। किसने की है, जितेंद्र सिंह ने की है। इसके अलावा यहां पर नेक्स्ट बुक है फ्रूट ब्रीडिंग। फ्रूट ब्रीडिंग जो बुक है ये किसने की है, एमआर दिनेश ने ऑथर की है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बुक है ये किसने ऑथर की है, फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया जो बुक है ये किसने ऑथर की है, WS धिल्लो ने ऑथर की है। इसके बाद है ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर जो बुक है ये IBS चुंडावत के द्वारा ऑथर की गई है। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहां पर देख लेते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन का क्या था, थर्ड था। यहां पर ये देख लीजिए थर्ड, वहां पर भी है थर्ड। बी ऑप्शन का क्या है, यहां पर देख लीजिए फ्रूट ब्रीडिंग, बी का बी है, तो यहां पर बी का बी है और यहां पर भी बी का बी है। इसके अलावा सी का यहां पर देखिए फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया किसके द्वारा ऑथर की गई है, WS धिल्लो के द्वारा ऑथर की गई है। सी का क्या है, चौथा है, वहां पर सी का भी यहां पर चौथा है। तो आई थिंक यहां पर ये गलत हो गया है, 2 बार ये सेम ही आ चुका है। तो यहां पर ए और जो 4 नंबर ऑप्शन है ना, ये चारों ही क्या है, करेक्ट है। दोनों ही क्या है, करेक्ट है। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर जितेंद्र सिंह ने ऑथर की है। फ्रूट ब्रीडिंग जो है MR दिनेश ने ऑथर की है। इसके अलावा फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया WS धिल्लो ने, और इसके अलावा ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर जो है IBS चुंडावत के द्वारा ऑथर की गई है। तो हमें ऑब्जेक्ट क्या था, आपको इन बुक्स का नाम बताना था। गलती से ये जो दोनों ऑप्शन है ए और डी ऑप्शन ये सेम ही हो गए थे। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप में से कईयों ने सुना हो, आप में से कईयों ने न भी सुना हो।
तो कोई बात नहीं, आपने इस क्विज को ज्वाइन कर लिया है तो ये भी कमी दूर हो जाएगी। देखिए किचन गार्डनिंग आप पढ़ते हैं और किचन गार्डनिंग के अंदर क्वीन ऑफ किचन किसे बोला जाता है, रसोई की रानी किसे बोला जाता है, तो क्वीन ऑफ किचन किसे बोला जाता है, फटाफट बताइए आंसर के अंदर। क्वीन ऑफ किचन किसे बोला जाता है, क्वीन ऑफ किचन किसे बोला जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, पी, अनियन, टोमेटो और कुकुम्बर। किचन की क्वीन किसको बोलते हैं, किचन की क्वीन किसको बोला जाता है? तो देखिए क्वीन की किचन की जो क्वीन है या क्वीन ऑफ किचन जो है ये अनियन को बोला जाता है। प्याज को क्या बोला जाता है, रसोई की रानी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने अनियन का कोई अनदर सिनोनिम्स भी नहीं पढ़ा है। पी का आपने पढ़ लिया है, टोमेटो का आपने पढ़ रखा है, अनियन का आपने कोई सिनोनिम्स ही नहीं पढ़ा है। तो यहां पर पढ़ लीजिए कि अनियन को क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ किचन भी बोला जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन क्विज को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाना है तो साथ साथ में हमने यहाँ पर इसे भी मेंशन कर लिया है। तो क्विज अगर पसंद आ रही है तो कम से कम लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स को इनवाइट भी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि जेब्रा स्किन इज अ डिसऑर्डर ऑफ डैश मोस्ट कॉमनली ड्यू टू डी ग्रीनिंग। कि जेब्रा स्किन जो है एक डिसऑर्डर है जो कि डैश फ्रूट के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। किस कारण, जब डी ग्रीनिंग की जाती है। जेब्रा स्किन डिसऑर्डर देखने को मिलता है डी ग्रीनिंग की वजह से। ऑप्शन यहां पर मेंशन किए गए हैं कि कौन से फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है, बताइए फटाफट अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। क्या ये ग्रेप फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है, लेमन के अंदर देखने को मिलता है, मैंड्रिन के अंदर देखने को मिलता है या स्वीट ऑरेंज के अंदर देखने को मिलता है? डिसऑर्डर है जेब्रा स्किन, डिसऑर्डर है जेब्रा स्किन। तो देखिए अगर आपको जेब्रा स्किन अगर आपने नाम भी नहीं सुना है तो आप सीधा क्वेश्चन को देख के भी कर सकते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि जेब्रा स्किन होता किस वजह से है, तो जेब्रा स्किन जो है डी ग्रीनिंग की वजह से होता है। अब डी ग्रीनिंग कौन से सिट्रस फ्रूट्स में की जाती है, आप सबको पता है, ये तो कॉमन सी बात है। डी ग्रीनिंग जो है मैंड्रिन के अंदर की जाती है। तो हो सकता है आपने जेब्रा स्किन नाम पहले कभी नहीं सुना हो, तो जेब्रा स्किन देख के हो सकता है आप हड़बड़ा जाए और क्वेश्चन गलत कर दे। लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है आपको कि जेब्रा स्किन उस फल में होता है जिसमें डी ग्रीनिंग की जाती है। तो डी ग्रीनिंग तो मैंड्रिन में करते हैं, तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। तो जेब्रा स्किन जो डिसऑर्डर है मेनली किस में देखने को मिलता है, मैंड्रिन संतरे के अंदर देखने को मिलता है। और जब हम डी ग्रीनिंग करते हैं तो ये देखने को मिलता है। डी ग्रीनिंग जब हम करते हैं तो फ्रूट का जो स्किन होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, एक्सोकार्प जो होता है, उससे मॉइस्चर लॉस ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो छिलका है वो लूज हो जाता है, इजीली पिलेबल हो जाता है, यानी आसानी से छिल जाता है। और जो स्ट्रिप है जेब्रा के जैसे, जेब्रा जो एनिमल है उसके जैसी स्ट्रिप जो है वो इस फ्रूट स्किन पर डेवलप हो जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, जेब्रा स्किन डिसऑर्डर बोला जाता है। इस इमेज के अंदर आप क्लियरली अपीयर कर सकते हैं कि जेब्रा स्किन डिसऑर्डर जो है किस तरह से दिखाई पड़ता है। तो जेब्रा स्किन जो डिसऑर्डर है इसको इजीली पिलेबल या इजीली पीलिंग डिसऑर्डर भी बोला जाता है, या इसे जिपर मैंड्रिन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, जिपर मैंड्रिन भी बोला जाता है। किस वजह से होता है, तो मेनली ये डी ग्रीनिंग की वजह से होता है, क्योंकि डी ग्रीनिंग जब हम करते हैं तो फ्रूट के आउटर मोस्ट लेयर से बोले तो एक्सोकार्प से जो वाटर लॉस है ये देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जेब्रा स्किन जो डिसऑर्डर है ये डेवलप हो जाता है। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मैंड्रिन में होता है, और पूछ लिया जाए मैंड्रिन में भी किस में होता है, तो मैंड्रिन का जो ग्रुप ऑफ वेराइटीज है जिसको सत्सुमा बोल दिया जाता है, सत्सुमा मैंड्रिन का एक ग्रुप है जिसका साइंटिफिक नेम सिट्रस अनसियू होता है। उसके अंदर कई सारी वेराइटीज को मेंशन किया गया। अभी मैंड्रिन है, मैंड्रिन एक फ्रूट है, मैंड्रिन के अंदर भी टाइप्स ऑफ मैंड्रिन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैंड्रिन है, किंग मैंड्रिन है, सत्सुमा मैंड्रिन है, मेडिटेरेनियन मैंड्रिन है, कई सारे मैंड्रिन्स के टाइप होते हैं। उनमें से सत्सुमा टाइप के जो मैंड्रिन्स की जो वेराइटीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जेब्रा स्किन जो डिसऑर्डर है ये देखने को मिलता है। तो ठीक है, जेब्रा स्किन जो डिसऑर्डर है मैंड्रिन में देखने को मिलता है और डी ग्रीनिंग की डेफिशिएंसी से डी ग्रीनिंग के कारण होता है, जिससे वाटर लॉस हो जाता है एक्सोकार्प का और जेब्रा स्किन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अनदर फ्रूट्स भी हमने मेंशन किए, तो इनके भी हम इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर है उनको देख लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है ये कौन सा है, ग्रेनुलेशन। कौन सा है, ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन का मतलब क्या होता है, ड्राइंग ऑफ जूसी वेसल्स। ड्राइंग ऑफ जूसी वेसल्स, जो जूसी प्लेसेंटल हेयर्स होते हैं सिट्रस के कार्पेल्स के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, ग्रेनुलेशन ऑफ सिट्रस बोला जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, ग्रेनुलेशन ऑफ सिट्रस बोला जाता है। ग्रेनुलेशन जो डिसऑर्डर है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किस वजह से होता है।
अगर इन्वायरमेंट में हाई ह्यूमिडिटी है और हाई टेम्परेचर है तो चांसेस है कि सबसे ज्यादा ग्रेनुलेशन डिसऑर्डर जो है देखने को मिलता है। ग्रेनुलेशन का कारण क्या है? हाई ह्यूमिडिटी विद हाई टेम्परेचर। तो ग्रेनुलेशन के लिए सबसे बढ़िया ये फेवरेबल कंडीशन होती है। तो ये कारण आपको याद रखना है। और किस टाइम होता है? ड्यूरिंग राइपनिंग होता है। ये एक प्री हार्वेस्ट डिसऑर्डर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात कि ये क्या होता है? प्री हार्वेस्ट डिसऑर्डर होता है। तुड़ाई से पहले ही ये क्या है? अपीयर होना शुरू हो जाता है। तुड़ाई से पहले ही ये अपीयर होना शुरू हो जाता है। मेजर प्री हार्वेस्ट डिसऑर्डर होता है। मेजर प्री हार्वेस्ट डिसऑर्डर। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा ये कौन से सिट्रस फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलता है, तो सिट्रस फ्रूट के अंदर सबसे ज्यादा ये स्वीट ऑरेंज के अंदर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें लोकेलिटी की, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कि कौन से रीजन के अंदर जो ग्रेनुलेशन डिसऑर्डर है ये देखने को मिलता है, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेनुलेशन के जो सिम्टम्स हैं या क्रेंस जो है ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो मेजर डिसऑर्डर है, सबसे ज्यादा कॉमनली कहां पर देखने को मिलता है? ये नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। और स्वीट ऑरेंज जो है इसके लिए सबसे ज्यादा ससेप्टिबल फ्रूट है। और स्वीट ऑरेंज की ही वैरायटी की अगर हम बात करें तो जिसके अंदर जूस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैरायटी का नाम क्या है? मौसम्बी। और मौसम्बी के अंदर अगर जूसी वेसल सूख जाएगा तो फिर उसको यूज ही जूस बनाने के काम में लिया जाता है, यानी इसकी जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है मौसम्बी की वो खत्म हो जाती है। तो इसके लिए सबसे जो ससेप्टिबल वैरायटी है वो कौन सी है? मौसम्बी है, जो कि एक स्वीट ऑरेंज की इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो ये है ग्रेनुलेशन डिसऑर्डर, जो कि हाई ह्यूमिडिटी विद हाई टेम्परेचर के कारण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ग्रेनुलेशन स्वीट ऑरेंज में ये होता है। इसके बाद डिसऑर्डर है एंडोजेरोसिस और विदर टिप। कुछ इस तरह से सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। और फ्रूट जो आप देख रहे हैं ये है लेमन। क्या है? लेमन। तो सबसे ज्यादा एंडोजेरोसिस या विदर टिप किसमें होता है? लेमन के अंदर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर फ्रूट पल्प के अंदर वाटर स्ट्रेस देखने को मिलता है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर देखने को मिलता है जिससे कि वाटर बैलेंस जो है फ्रूट का वो इम्बैलेंस हो जाता है और जिसकी वजह से एंडोजेरोसिस या विदर टिप जो डिसऑर्डर है ये देखने को मिलता है। और एंडोजेरोसिस या विदर टिप जो डिसऑर्डर है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इंटरनल डिक्लाइन बोला जाता है, ड्राई कोर बोला जाता है। भी जो कोर वाला पार्ट है वो सूख जाता है, ड्राई कोर बोल देते हैं, येलो टिप डिसऑर्डर बोल देते हैं। इसके अलावा ड्राई एंड ब्लोजम एंड डिक्लाइन बोला जाता है। इस डिजीज के या इस डिसऑर्डर के ये अनदर नेम होते हैं, आपको याद कर लेना है। एंडोजेरोसिस या विदर टिप जो कि लेमन के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है यहां पर बीईसी। सबने बीईआर तो सुना हुआ है, ब्लोजम एंड रोट, लेकिन आप सुन लीजिए अब यहां पर नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है बीईसी, जिसे बोला जाता है ब्लोजम एंड क्लियरिंग डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं इसे? ब्लोजम एंड क्लियरिंग डिसऑर्डर बोला जाता है। इसके अंदर जो फ्रूट पल्प होता है, ये जो टिप वाला पार्ट है ना, ब्लोजम वाला जो पार्ट है, जो टिप वाला पार्ट है, इसके अंदर ट्रांससर्कुलेंट और वाटर सोक्ड जो टिश्यूज होते हैं, ट्रांससर्कुलेंट और वाटर टिश्यूज जो है ये डेवलप हो जाते हैं। साथ ही साथ पल्प जो होता है, जो टिप वाला पार्ट में जो पल्प होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि जूस जो है ये लीक होना शुरू हो जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है? ब्लोजम एंड क्लियरिंग डिसऑर्डर बोला जाता है। मेनली ये किसके अंदर देखने को मिलता है? तो मेनली इसके लिए सबसे ज्यादा जो ससेप्टिबल फ्रूट है दैट इज ग्रेप फ्रूट। ठीक है, ध्यान रखना है। चारों के चारों जो फ्रूट हमने मेंशन किए थे उन चारों के अंदर जो ससेप्टिबल डिसऑर्डर है, उनके जो किसी डिसऑर्डर के लिए ससेप्टिबिलिटी है, उन सबको हमने बात कर लिया है। मैंड्रीन जेब्रा स्किन देखने को मिलता है, ग्रेप फ्रूट में बीईसी देखने को मिलता है, ब्लोजम एंड क्लियरिंग, लेमन के अंदर एंडोजेरोसिस देखने को मिलता है, और स्वीट ऑरेंज के अंदर क्या देखने को मिलता है? ग्रेनुलेशन देखने को मिलता है। तो चारों डिसऑर्डर चारों फ्रूट के अंदर हमने बात कर ली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेज्ड करेक्टली, यानी जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने उनमें से सही से मिलान किसका नहीं हुआ है, सही बात कौन सी नहीं है इनमें से। तो क्या बोला जा रहा है कि वॉलनट के अंदर मोनोशियस नेचर देखने को मिलता है? क्या कीवी फ्रूट में डायोशियस नेचर का इन्फ्लोरेसेंस या सेक्स एक्सप्रेशन देखने को मिलता है? क्या पपाया पॉलीगेमस या ट्राइमोनोशियस होता है? क्या पपाया पॉलीगेमस या ट्राइमोनोशियस होता है? क्या डेट पाम के अंदर मोनोशियस नेचर देखने को मिलता है? तो इनमें से कौन सी बात गलत यहां पर आपको बताई जा रही है, उसका आपको सिलेक्शन करना है और बताइए फटाफट। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बात गलत है, बाकी तीन बातें जो सही है आपको साथ में याद हो जाएगी। तो आप बताइए फटाफट कि कौन सी बात यहां पर गलत बताई जा रही है। क्या वॉलनट में मोनोशियस होता या नहीं होता?
क्या कीवी फ्रूट में डायोसियस नेचर देखने को मिलता है, नहीं मिलता? क्या पपाया में पॉलीगेमस नेचर होती है, या डेट पाम में मोनोशियस नेचर देखने को मिलता है? कौन सा सही है यहां पर, कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए डेट पाम जो है इसके अंदर सेक्स एक्सप्रेशन कैसा देखने को मिलता है, डायोसियस नेचर का देखने को मिलता है। यहां पर जो बात हो रही है डेट पाम के रिलेशन में, ये बात यहां पर गलत बताई जा रही है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट होने वाला है। डेट पाम में किस तरह का सेक्स एक्सप्रेशन होता है, डायोसियस नेचर का देखने को मिलता है। और जब हम ऑर्चार्ड के अंदर प्लांट्स को लगाते हैं तो 9:1 के अंदर फीमेल और मेल प्लांट्स के रेशियो को मेंटेन रखा जाता है, पोलिनाइजर वेराइटीज को लगाया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल पोलिनेशन जो है ये भी करवाया जाता है। आर्टिफिशियल पोलिनेशन जो है, आर्टिफिशियल पोलिनेशन या हैंड पोलिनेशन जिसे बोल देते हैं, ये डेट पाम के अंदर किया जाता है। इसके अलावा बाकी सारी बातें सही है कि वॉलनट में मोनोशियस नेचर देखने को मिलता है, कीवी फ्रूट डायोसियस नेचर की होती है। कीवी फ्रूट में भी मेल वाइन्स या पोलिनाइजर वेराइटीज को लगाया जाता है, ठीक है। जो भी डायोसियस प्लांट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल जो पोलिनाइजर इंसेक्ट हैं वो रखे जाते हैं, उनको रियरिंग किया जाता है उनका, या कोई पोलिनाइजर वेराइटी को लगाया जाता है, ठीक है, जो डायोसियस नेचर के देखने को मिलते हैं, या किसी रीजन के कारण उनके पोलन वायबल नहीं है तो उन सब में कोई ना कोई पोलिनाइजर वेराइटी को लगाया जाता है। रेशो पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि खजूर में रेशो कितना रखते हैं, 9:1 रखा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पपाया, सही बात है कि पपाया के अंदर पॉलीगेमस या ट्राइमोनोसियस नेचर जो है ये देखने को मिलता है। एक ही प्लांट पर जो है आपको तीनों तरह के सेक्स एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। इस पे बायसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, मेल फ्लावर भी होते हैं और फीमेल फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। इस तरह के सेक्स एक्सप्रेशन को ट्राइमोनोसियस या पॉलीगेमस सेक्स एक्सप्रेशन बोल देते हैं। पपाया की ही वैरायटी जिसका नाम है रांची, इसके अंदर जो पॉलीगेमस कंडीशन है ये देखने को मिलती है, या ट्राइमोनोसियस कंडीशन जो है देखने को मिलती है। तो इनमें से कौन सा सही मैच नहीं था, डेट पाम वाला सही मैच नहीं था। गलत बता रहे थे हमें कि डेट पाम में मोनोशियस नेचर देखने को मिलता है, लेकिन हमने भी हॉर्टिकल्चर पढ़ रखी है ना, तो हमें पता है कि डेट पाम जो है डायोसियस नेचर का होता है। हमने तुरंत से बता दिया कि डी ऑप्शन जो है ये गलत मैच किया हुआ है। बहुत बढ़िया, आपने सही बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से आपको यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, फिर से आपको यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। बताइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या दिया गया है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जो गणेश वैरायटी है ये रिवोल्यूशनरी वैरायटी है, किसकी, पोमग्रेनेट की, क्योंकि इसने क्या है इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया। क्या कह रहा है कि गणेश जो है ये पोमग्रेनेट की एक रिवोल्यूशनाइज्ड वैरायटी है जिसने इंडिया के अंदर पोमग्रेनेट के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। क्या ये सही बात हो रही है? नेक्स्ट यहां पर आता है कि जो कल्चर किया जाता है जिसके अंदर हम मेरिस्टेम काम में लेते हैं, जो पादप प्रवर्धन हम टिश्यू कल्चर से करते हैं, अगर हम एक्स प्लांट के फॉर्म में मेरिस्टेम काम में लेते हैं, शूट टिप काम में लेते हैं, या रूट काम में लेते हैं, तो क्या उसको ऑर्गन कल्चर बोला जाता है? ये यहां पर पूछा जा रहा है। क्या ये गलत बात है या सही बात है, बताना है आपको। नेक्स्ट यहां पर क्या बात है कि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ये क्या बता रहा है कि नीम ट्री जो होता है इसकी एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसको APTI के नाम से जाना जाता है। नीम ट्री जो होता है इसकी APTI बोले तो एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स जो होती है ज्यादा होती है। क्या ये सही बात हो रही है, गलत बात हो रही है? आप सभी समझदार प्राणी ही इस क्विज को देख रहे हैं तो फटाफट बताइए। नेक्स्ट बात यहां पर क्या हो रही है कि जो गणेश वैरायटी है जिसका नाम है GBG1, ये बताया जा रहा है कि ये अनार की एक बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है। ये एक अनार की बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है। इन चारों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट रोंग कौन सा है। रोंग स्टेटमेंट जो है ये कौन सा है, बताइए रोंग स्टेटमेंट कौन सा है। क्या ए ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है, बी गलत है, सी गलत है, या डी गलत है? बिल्कुल डी ऑप्शन जो है ये यहां पर गलत है। बायोफोर्टिफाइड जो वैरायटी है पोमग्रेनेट की उसका नाम क्या है, सोलापुर लाल है। क्या है, सोलापुर लाल है। अनार की जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है उसका नाम क्या है, सोलापुर लाल है। ये एक बायोफोर्टिफिकेशन से डेवलप की गई वैरायटी है, इसकी अनार की, सोलापुर लाल। बाकी जो बातें यहां पर बताई जा रही है कि गणेश जो वैरायटी है, बिल्कुल सही बात है। अनार की जो गणेश वैरायटी है ये काफी पोटेंट वैरायटी है और इस वैरायटी
को सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर लगाया जाता है और इस वेराइटी का प्रोडक्शन भी जो है वन ऑफ द मोस्ट देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, गणेश वेराइटी को लगाने से अनार का जो उत्पादन है इंडिया के अंदर वो बढ़ रहा है। इसके अलावा देखो कल्चर के लिए या एक्स प्लांट के लिए अगर हम प्लांटिंग मटेरियल काम में लेते हैं, लाइक मेरिस्टेम, शूट टिप काम में लेते हैं, रूट काम में लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गन कल्चर ही बोला जाता है। अगर हम सेल ले लेते हैं, किसी प्लांट का कोई सेल ले लेते हैं तो उसको सेल कल्चर बोल दिया जाता है। एम्ब्रियो ले लेते हैं एक्स प्लांट के फॉर्म में तो उसे एम्ब्रियो कल्चर बोल दिया जाता है। प्रोटोप्लाज्म ले लिया जाता है तो उसे प्रोटोप्लास्ट कल्चर बोल दिया जाता है। अगर हम ऑर्गन ले लेते हैं, लाइक मेरिस्टेम काम में ले लिया, शूट टिप काम में ले लिया, रूट काम में ले ली, तो उसे क्या बोला जाएगा, फिर ऑर्गन कल्चर ही बोला जाएगा, क्योंकि ये प्लांट के ऑर्गन ही होते हैं। इसके अलावा अगर पोलन काम में ले लिया जाता है तो उसे पोलन कल्चर बोल देते हैं। और पोलन कल्चर से जो प्लांट तैयार होता है वो किस नेचर का होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है। और जो प्लांट हम एक्स प्लांट के फॉर्म में अगर हम मेरिस्टेम काम में लेते हैं और मेरिस्टेम से अगर हम प्लांट को तैयार करते हैं तो वो डिजीज फ्री प्लांट तैयार होता है। तो डिजीज फ्री प्लांट तैयार करने के लिए मेरिस्टेम कल्चर काम में लेते हैं। हैप्लॉइड प्लांट तैयार करने के लिए पोलन कल्चर जो है ये काम में लिया जाता है। फ्रूट्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जिस फ्रूट को टिश्यू कल्चर से डेवलप किया जाता है वो फ्रूट कौन सा है, बनाना है। कौन सा है, बनाना है। बनाना के बाद सबसे ज्यादा जो टिश्यू कल्चर किया जाता है पपाया का करते हैं, और पपाया के बाद सबसे ज्यादा जो टिश्यू कल्चर है ये किसका किया जाता है, स्ट्रॉबेरी का किया जाता है। ये जो फ्रूट है इनका सबसे ज्यादा जो है प्लांट प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन और वीकेंड से टिश्यू कल्चर से सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि नीम जो ट्री है इसका, सही बात है कि ये भी सही बात है, यहाँ पर मेंशन की गई है कि इसका जो एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स है ये सबसे ज्यादा होता है। यानी एयर पोल्यूशन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी किस प्लांट के अंदर कितनी ज्यादा है उसको एक इंडेक्स के अंदर मेंशन कर दिया जाता है। जिस प्लांट की एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स या एपीटीआई ज्यादा होगी उस प्लांट को सबसे ज्यादा उस रीजन के अंदर लगाया जाएगा जहां पर एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। तो नीम उन्हीं में से एक सुपीरियर प्लांट है, इसीलिए इसे वंडर ट्री बोला जाता है, अद्भुत पेड़ बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो एपीटीआई है, एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स, ये अमंग अनदर प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, ये गणेश के रिलेशन में ही था कि जो गणेश वैरायटी है ये बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। बिल्कुल गलत बात है ये। सोलापुर लाल जो है ये पोमग्रेनेट की बायो फोर्टिफाइड से या बायो फोर्टिफिकेशन से डेवलप की गई वैरायटी है, जो कि आयरन के अंदर, आयरन के लिए, जिंक के लिए और विटामिन सी के लिए क्या है, एक रिच वैरायटी है। आयरन के लिए, जिंक के लिए और विटामिन सी के लिए क्या होती है, ये रिच वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मैचिंग करनी है। और आप ऑप्शन को देख के समझ ही पा रहे हैं कि किस फ्रूट के रिलेशन में बात हो रही है। तो ये बात हो रही है एप्पल के रिलेशन में। एप्पल की कुछ वेराइटीज को, कुछ रूट स्टॉक को यहाँ पर मेंशन किया गया है, उनको बताना है कि उनका स्पेशल करैक्टर क्या है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर वेराइटी को मेंशन किया गया है। सबसे पहले आपको बताना है कि एप्पल की स्केब रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सी है। सभी ऑप्शन को आपको देखना है, साथ साथ क्विज के साथ साथ ही आपको आंसर करते जाना है। स्केब रेसिस्टेंट वैरायटी को बताना है, ड्वार्फ रूट स्टॉक को बताना है, लो चिलिंग वैरायटी को बताना है और वैरायटी को बताना है, या रूट स्टॉक भी हो सकता है, देखा नहीं है हमने अभी। तो ऐसा रूट स्टॉक या वैरायटी को बताना है जो वुली एप्पल एफिड के लिए रेसिस्टेंस को शो करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं वैरायटी या रूट स्टॉक जो कि स्केब के लिए रेसिस्टेंस को शो करती है। देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए बता देते हैं आपको, यहाँ पर शालीमार एप्पल 1 जो है ये स्केब के लिए क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, शालीमार एप्पल 1 जो है स्केब के लिए रेसिस्टेंट है। इसके अलावा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक में अगर हम बात करें तो मैटन 793 एक विग्रस रूट स्टॉक है रूट स्टॉक में। इसके अलावा यहाँ पर M9 बचा है, तो एप्पल का जो ड्वार्फ रूट स्टॉक है ये M9 है। बी जाएगा एक के पास, तो बी का क्या है, फर्स्ट है। लो चिलिंग वेराइटीज हमें यहाँ पर देखनी है, तो लो चिलिंग वेराइटीज में ये तो एक रूट स्टॉक है ना, ये रूट स्टॉक है। तो लो चिलिंग वेराइटीज में क्या है, एना के पास जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है ये इसका क्या होगा, किसके साथ मैच करेगा, ये थर्ड के साथ मैच करेगा। इसके अलावा कई सारी वेराइटीज है, एना है, वारेद है। ये ऐसी वेराइटीज की बात करें जिनको कहां से इंट्रोड्यूस किया गया है, इजराइल से इंट्रोड्यूस किया गया है। इजराइल से इसको क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया। वेराइटी का नाम क्या है, एना, और एना जो है ये लो चिलिंग वेराइटी होती है किसकी, एप्पल की।
ठीक है। इसके अलावा एक ही ऑप्शन बचा है, डी ऑप्शन है कि वुली एप्पल एफिड के लिए रेसिस्टेंट रूट स्ट्रोक या वैरायटी पूछ रहे हैं, तो बेचारा रूट स्ट्रोक ही बचा है। ये क्या होता है, वुली एप्पल एफिड के लिए रेसिस्टेंट रूट स्ट्रोक होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा देता है। इसके लिए रेसिस्टेंट रूट स्ट्रोक कौन सा है, मैटन 793 है। तो मैच कर लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट का क्या है, सेकंड है, दो में दिया गया है सेकंड। बी का क्या है, फर्स्ट है, बी का यहाँ पर भी फर्स्ट है। सी का क्या है, थर्ड है, यहाँ पर सी का थर्ड है। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा, वुली एप्पल एफिड डी का 4th नंबर है। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। मेज द फॉलोइंग, तो इस वैसे एक बहाना है, आपको ये सारी की सारी वेराइटीज और रूट स्ट्रोक को बस याद कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ये इमेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज है, और आपने हर एक एग्जाम के अंदर देखा होगा कि आजकल रूट स्ट्रोक जो है एप्पल का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक पॉपुलर क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये जो इमेज है आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन करके इस इमेज को देख सकते हैं। इस इमेज के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के रूट स्ट्रोक है एप्पल के, उनको विद इन्फोग्राफिक्स के मीडियम से आपको समझाने का कोशिश किया है, जैसे कि अलग अलग विग्रसनेस बेसिस पर यहाँ पर रूट स्ट्रोक को मेंशन किया। जैसे कि अल्ट्रा डॉर्फ रूट स्ट्रोक कौन सा है एप्पल का, तो अल्ट्रा डॉर्फ रूट स्ट्रोक जो है एप्पल का ये कौन सा है, M27 है। M27 जो रूट स्ट्रोक है ये एक हाइब्रिड रूट स्ट्रोक है, जो कि M13 और M9 के बीच में क्रॉस करवा के इसे डेवलप किया गया है। M27 अल्ट्रा डॉर्फ रूट स्ट्रोक है। इसके बाद है ड्वार्फिंग रूट स्ट्रोक, कौन सा है, M9 है। सेमी ड्वार्फ रूट स्ट्रोक कौन कौन से, M4, M7, M106, M21 और M24। इसके बाद आता है विग्रस रूट स्ट्रोक। विग्रस रूट स्ट्रोक में कौन कौन से, M25, MM104 और MM111। ये जो रूट स्ट्रोक है ये क्या है, एप्पल के विग्रस रूट स्ट्रोक है। ये क्या है, एप्पल के विग्रस रूट स्ट्रोक को यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा है यहाँ पर वेरी विग्रस रूट स्ट्रोक। इसके अंदर विग्रसनेस सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये रूट स्ट्रोक हाइट में सबसे ज्यादा लंबा होता है। रूट स्ट्रोक का नाम क्या है, मैटन 793, जो कि वुली एप्पल एफिड के लिए रेसिस्टेंट होता है। और पीछे क्वेश्चन में ड्वार्फ के लिए पूछा था, वो कौन सा था, M9 था। इसके अलावा कोई रूट स्ट्रोक है जिसके आगे बी लगा हो, उसका मतलब क्या होता है, बूडागोव्स्काय होता है। CG लगा होता है या सीधा G लगा होता है, इसका मतलब क्या है, कॉर्नेल या जिनेवा होता है। सीधा M लगा है, इसका मतलब क्या है, मेलिंग से नाम शुरू हो रहा है उसका, ईस्ट मेलिंग रिसर्च स्टेशन से डेवलप किया गया है। MM से शुरू हो रहा है, इसका मतलब मेलिंग मैटन नाम दिया गया है इसका। इसके अलावा कई जगह मार्क रूट स्ट्रोक करके भी आता है, जो कि इंग्लैंड के अंदर काफी पॉपुलर रूट स्ट्रोक सीरीज है, मार्क करके। इसको क्या बोला जाता है, मिशिगन एप्पल रूट स्ट्रोक क्लोन्स बोला जाता है। मिशिगन एप्पल रूट स्ट्रोक क्लोन्स बोला जाता है। इसके अलावा EMLA ईस्ट मेलिंग लॉन्ग एस्टन रूट स्ट्रोक ऑफ सीरीज बोला जाता है। तो इस तरह से करके, इस तरह से अगर नाम से या कोई रूट स्ट्रोक आता है तो वो किसका होगा, एप्पल का रूट स्ट्रोक होगा। और ये जो रूट स्ट्रोक है काफी पॉपुलर है। जैसे MM सीरीज वाले और M सीरीज वाले जो रूट स्ट्रोक हैं ये काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। इसके अलावा M27 जो रूट स्ट्रोक है ये एक एक्सट्रीमली ड्वार्फ रूट स्ट्रोक है, बिल्कुल बात कर ली है, जो कि M13 और M9 के क्रॉस से डेवलप किया गया है। कब रिलीज किया गया था इसे कमर्शियली, तो 1971 के अंदर इसे रिलीज किया गया था। और डेवलप किसने किया था, ईस्ट मेलिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टेशन इंग्लैंड के अंदर ये है, जो कि एप्पल का एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है, यहाँ से ये डेवलप किया गया है। रूट स्ट्रोक का नाम क्या है, M27। तो इसे एक इमेज के अंदर एप्पल के लगभग सारे रूट स्ट्रोक आ जाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये एक स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसे क्या बोला जाता है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH के नाम से जाना जाता है। ये एक सेंटर यानी केंद्र सरकार के द्वारा ये एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या बोला जा रहा है कि फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर कवर। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि उद्यान विज्ञान के कुछ क्षेत्रों को कवर करती है, जैसे कि दिया गया है। क्या ये फ्रूट्स को कवर करती है, क्या ये बेम्बू के क्रॉप को या बेम्बू के प्रोडक्शन को कवर करती है, क्या ये मशरूम प्रोडक्शन को कवर करती है, या इन सब के प्रोडक्शन को क्या है, कवर करती है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, MIDH से पहले था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो कि आया था 2005 के अंदर। इसका नाम चेंज करके, इस मिशन का नाम चेंज कर दिया गया MIDH, जिसे बोला जाता है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि रीनेम्ड किया गया था 2014 के अंदर।
इस मिशन के अंदर हॉर्टिकल्चर की जितनी भी कमोडिटीज हैं इंक्लूडिंग बैम्बू एंड मशरूम, उन सब के प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए ये एक चलाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम है। ठीक है, तो इन सब के लिए ही ये स्कीम जो है काम करती है। फ्रूट प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करती है, बेम्बू प्रोडक्शन को भी, और मशरूम प्रोडक्शन पर भी ये स्कीम जो है लागू होती है। तो इन सभी एरिया को ये कवर करती है। ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर एंड बल्ब वेजिटेबल्स, इसके अलावा एरोमेटिक प्लांट्स, इसके अलावा बेम्बू, मशरूम इंक्लूडिंग, ये सारे के सारे जो है इन सब के लिए ये जो स्कीम है लॉन्च की गई है। MIDH 2014 के अंदर रीनेम्ड किया गया था, 2005 के अंदर आया था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो याद रखना है, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल स्केब वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया इन द ईयर। एप्पल के अंदर जो स्केब डिजीज है ये कब रिपोर्ट किया गया था? 1977, 87, 90 और 93। तो इंडिया के अंदर एप्पल का जो स्केब डिजीज है ये 1977 के अंदर रिपोर्ट किया गया था। इंडिया के अंदर इस डिजीज की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स के अंदर एपिडेमिक भी आ चुका है। ठीक है, यानी प्रोडक्शन को काफी ज्यादा लॉस जो है यहाँ पर देखने को मिला था। तो इंडिया के अंदर ये सबसे पहले कब रिपोर्ट किया गया था? तो इंडिया के अंदर सबसे पहले ये 1977 के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर इसे रिपोर्ट किया गया था। बात करें अगर हम इस डिजीज की, तो ये एक फंगल डिजीज है, फंगस की वजह से होता है। कौन सा फंगस करता है इसे? वेंचूरिया इनइक्वालिस जो फंगस है ये कोज करता है। वेंचूरिया इनइक्वालिस जो फंगस है इसकी वजह से ये देखने को मिलता है। ये जो डिजीज है इसकी वजह से एपिडेमिक आया हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर 72 और 73 के अंदर, और हिमाचल प्रदेश के अंदर 78 टू 79 के अंदर इसकी वजह से एपिडेमिक जो है आया हुआ है। पूछ लिया जाता है इंडिया के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि फंगस की वजह से होता है। वेंचूरिया इनइक्वालिस जो फंगस है इसकी वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद जो अपना लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, क्वेश्चन क्या है? हु इंट्रोड्यूस रेड डिलीशियस एप्पल टू इंडिया? कि एप्पल का जो एक फेमस वेराइटी है रेड डिलीशियस, इसको इंडिया के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया था? सारे के सारे आपको यूनिक क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करवाने का यहाँ पर ट्राई किया जा रहा है। तो आप हमारे एफर्ट्स को समझिए और वीडियो को लाइक करके हमके मोटिवेट जरूर कीजिएगा अपना। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि रेड डिलीशियस एप्पल जो है इंडिया के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया था? सत्यानंद स्टोक्स ने, मिस्टर अलेक्जेंडर क्लोट्स ने, डॉक्टर जेमसन ने और शिवाजी राजा भोसले ने। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था एप्पल को? रेड डिलीशियस वैरायटी एप्पल जो एप्पल की है इसे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किसने किया था? सत्यानंद स्टोक्स ने किया था। इनका नाम तो और ही है, अंग्रेज बंदे थे ये, USA के थे। भारत के अंदर जब ये आए तो रेड डिलीशियस साथ ले आए, तो इनको इंडियन नेम से बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा? सत्यानंद स्टोक्स। क्या बोला जाने लगा? सत्यानंद स्टोक्स बोला जाने लगा। और ये इंडिया के अंदर कौन सी वैरायटी को लेकर आए थे? तो ये एप्पल की रेड डिलीशियस जो वैरायटी है इसको लेकर आए थे। इसके अलावा यहाँ पर जो अनदर पर्सनैलिटीज मेंशन की गई है इनके बारे में भी बताना है आपको। बताइए, अलेक्जेंडर क्लोटस जो है कौन से फ्रूट को लेकर आए थे? अलेक्जेंडर क्लोटस जो है कौन से फ्रूट को लेकर आए थे? तो अलेक्जेंडर क्लोटस जो है ये प्लम को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने कहां पर किया था? शिमला हिल्स हिमाचल प्रदेश के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। शिमला हिल्स हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडिया के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट यहां पर आपके सामने मेंशन किया गया है डॉक्टर जेमसन। डॉक्टर जेमसन ने क्या किया था? जो कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। कहां पर? कंपनी गार्डन। इंचार्ज थे वहां के ये डॉक्टर जेमसन। कंपनी गार्डन सहारनपुर यूपी के अंदर इन्होंने सबसे पहले जो कॉलीफ्लावर है इसको इंट्रोड्यूस किया था 1822 के अंदर। और जो अलेक्जेंडर क्लोटस थे इन्होंने 1872 1872 के अंदर 1870 के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसे प्लम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मेंशन किया गया है शिवाजी राजा भोसले। शिवाजी राजा भोसले ने 1894 को जो नागपुर मैंड्रिन है इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर नागपुर मैंड्रिन जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो रेड डिलीशियस ऑफ
एप्पल जो है इंडिया के अंदर कौन लेकर आए थे? सत्यानंद स्टोक्स लेकर आए थे, जो कि एक अमेरिका के मूल निवासी थे। तो आज की क्विज कैसी रही आप कमेंट के अंदर फीडबैक जरूर दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो पे अच्छे लाइक करवा दीजिए। वैसे तो कभी किसी ने टारगेट के लिए बोला नहीं है, तो अगर आप अंत तक बने हुए हैं इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो ये हम वीक वाइज हम इसको कंटिन्यू करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी कंटिन्यू तो करना ही है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की एग्रीकल्चर के अंदर स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हो बायलैंग्वेज, मिलेगा सब कुछ। डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, और यहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज भी चलती है, तो उसे भी आपको पार्टिसिपेट कर लेना है। बाकी डेमो के लिए आपको जैसे बता दिया है, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप पे आप डेमो भी देख सकते हैं। इसके अलावा 15 मई से यानी 15 मई से हमारा IBPS AFO के लिए टारगेट जो बैच है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जो है पूरे का पूरा आपको कवर करवाया जाएगा, जो कि 15 मई से स्टार्ट हो रहा है बैच। इसमें अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको क्वेरी की नीड है तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, थैंक यू।